थोड़ा सा डिटेल में चलूंगा, थोड़ा सा डिटेल में चलूंगा। शुरू करूं क्लास? हाँ सर, सर। अच्छा, आजादी का संघर्ष बहुत लंबा था और उस स्वतंत्रता के मायने केवल पावर ऑफ ट्रांसफर नहीं था। स्वतंत्रता का मतलब अंग्रेजों के हाथ से सत्ता या प्रशासन भारतीयों को सौंप देना नहीं था। स्वतंत्रता का अर्थ तो बहुत व्यापक था। उस स्वतंत्रता को पाने के लिए देश की महिलाओं, देश के वंचित वर्ग से लेकर सर्वोच्च प्रशासनिक वर्ग और बड़े बड़े नेताओं ने अपनी खून पसीना और अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो वो इसलिए दी थी कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो हम वो शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने देखी थी। वो सत्ता आई और वो सरकार भी हमारी बनी। और सत्ता और सरकार कैसे चलेंगी, इसके लिए एक संविधान बनाया गया और हमारे देश में जितनी संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं उसी संविधान से गवर्न होती हैं। अर्थात हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च कानून है और संविधान की ही महत्ता है। लेकिन जिस संविधान को सर्वोच्च कहा गया है उस संविधान के प्रारंभ में ही प्रस्तावना दी गई है। उस प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से। प्रस्तावना का महत्व यह है कि प्रस्तावना हमें यह बताती है कि आखिर भारत देश में शासन व्यवस्था होगी कैसे। प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कैसी प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने का स्वप्न देखा था। तो वो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोगों से। प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो जिस आर्टिकल 19 का आप जिक्र कर रहे हैं वो प्रस्तावना में भी लिखा है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और नीचे यह लिखा है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह संविधान भारत के नागरिकों को ही समर्पित किया गया है। तो जो संविधान हम भारत के लोगों से ही शुरू हुआ है वही संविधान हम भारत के लोगों को समर्पित करके ही प्रस्तावना समाप्त की गई है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत में हम भारत के लोगों का आदर्श या स्थान कितना ऊंचा है। अब प्रश्न यह है कि जिस देश की संविधान की प्रस्तावना में ही लोकतंत्र लिखा हो, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखा हो, उस देश में 1947 से लेकर 2005 तक 1923 के बने गोपनीयता कानून के अनुसार ही शासन संचालित किया जाता रहा। गोपनीयता कानून अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि हम अंग्रेज कैसी प्रशासन व्यवस्था चला रहे हैं, अंग्रेज भारतीयों के पैसे का किस तरह बंदरबाट कर रहे हैं, अंग्रेज भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए क्या व्यूह रचना रच रहे हैं, हम ये जान ना पाए। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत में भी यही किया जाए तब तो बड़ी शर्म की बात थी। और फिर स्वतंत्रता के मायने क्या? लिखा है लोकतंत्र। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो तंत्र का मतलब है प्रशासन व्यवस्था, लोक का अर्थ है जनता, तो लोकतंत्र का अर्थ है ऐसी प्रशासन व्यवस्था जो जनता के प्रति समर्पित हो। पर प्रश्न यह है कि जिस प्रशासन व्यवस्था की जानकारी ही जनता को नहीं दी जाए, जिस प्रशासन व्यवस्था ने गोपनीयता का आवरण ढककर जनता के हित के लिए लागू की गई योजनाओं की जानकारी ही जनता को न दे, वो प्रशासन व्यवस्था जनता के प्रति समर्पित कैसे हो सकती थी?
जो प्रशासन व्यवस्था है या जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की दो व्यवस्थाएं होती है। एक व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, अर्थात जनता ही प्रशासन का हिस्सा होती है। लेकिन किसी भी बड़े राष्ट्र में यह हमेशा प्रशासन व्यवस्था प्रत्यक्ष रखी जाती है, और भारत में भी वही है, संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस लोकतंत्र की विशेषता है कि इस लोकतंत्र में भिखारी से लेकर दो वक्त की आजीविका के लिए जो किसी तरह पैसा कमा पाता है, वो व्यक्ति भी टैक्स देता है। वो व्यक्ति भी साबुन यदि खरीदता है, 2 रुपए का बिस्किट खरीदता है, तो उस पर टैक्स देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार 2005 में मिला कि उसके उस खून पसीने की कमाई के पैसे का कहां उपयोग हो रहा है, यह जानकारी देने में 47 से लेकर 2005 तक का समय लगा। और संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र कैसे लोकतंत्र है, अगर लोक से ही तंत्र की सूचना छुपाई जा रही है। अब प्रश्न यह है कि संसदीय लोकतंत्र चलता कैसे? तो संसदीय लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से चलता है। भारत की जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जिसे हम राज्य के संदर्भ में विधायक कहते हैं और केंद्र के संदर्भ में उसे सांसद कहते हैं। यही विधायक और सांसद ही जनता के हितों की आवाज संसद में उठाते हैं, और यही विधायक और सांसद जनता की तरफ से प्रशासन से संबंधित जानकारी मांगते हैं। अर्थात संसदीय लोकतंत्र में जनता को प्रशासन यानी नौकरशाही से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करने का, कोई सूचना मांगने का अधिकार 2005 के पहले नहीं था। और उसी का परिणाम था कि मंत्री और सांसद की आड़ में छुपने वाले वो प्रशासक 2005 तक गोपनीयता कानून की आड़ में अपने पावर का जबरदस्त दुरुपयोग करते रहे, और जनता, गरीब जनता उनके उस पावर के दुरुपयोग का लगातार कष्ट सहती रही। संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है कि अगर सांसद को प्रश्न पूछना है कलेक्टर से, एसडीएम से, एसपी से, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था। उसे प्रश्न पूछना है जनता को, तो जनता कहेगी सांसद से, सांसद पूछेगा मंत्री से, और मंत्री जो जानकारी देगा वही जानकारी बाहर आएगी। अर्थात प्रशासन जो है नौकरशाही, वो मंत्री की आड़ में अपना शासन चलाती थी। तो जब मंत्री की आड़ में शासन चलाती थी, और हमारे यहां जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो बहुत पढ़े लिखे पृष्ठभूमि से नहीं आते थे, बहुत सारे लोग, सारे तो नहीं कहे जा सकते पर बहुत सारे नहीं आते थे, इसलिए उन्हें प्रशासन व्यवस्था की बारीकियों का भी उतना ज्ञान नहीं हुआ करता था। इसलिए वो प्रशासन पर भी उतना नियंत्रण स्थापित कर पाने में सक्षम नहीं होते थे, और जनता तो पूछ ही नहीं सकती थी। अब लोकतंत्र और स्वतंत्रता दोनों शब्द लिख दिए गए संविधान में, लेकिन सिद्धांत रूप में कोई व्यवस्था लिख देना और व्यवहार में उसे लागू कर देना, ये दोनों अलग अलग चीजें। स्वतंत्रता के बड़े व्यापक मायने थे। 47 में जब स्वतंत्रता लिखा गया प्रस्तावना में, उसी समय आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार भी दे दिया गया। और स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया उसके 2 पार्ट किए गए। आर्टिकल 21 और 19 को अलग कर लीजिए, और आर्टिकल 20 और 22 को अलग कर दीजिए।
आर्टिकल 21 सर्वोच्च आर्टिकल है जो स्वतंत्रता के सारे आयामों को समाहित किए हुए, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बाकी के सारे अधिकार इसमें समाहित है। ये कह लीजिए कि 19 इसी का भाग है। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और आर्टिकल 21 मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 22 और 20 ये दोनों देश की सुरक्षा के लिए बनाए तो गए। 20 कहता है कि अगर आप किसी अपराध में जेल में बंद हैं तब भी आपको सुरक्षाएं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आप आजाद देश के नागरिक हो। और 22 तो लोग शामिल ही नहीं करना चाह रहे थे। पटेल जी ने कहा था कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत हम लोगों ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों की प्रताड़ना सही, दुर्भाग्य है कि हमें उसे भी संविधान में शामिल करना पड़ रहा है। और 22 में अगर किसी के द्वारा अपराध किया नहीं गया, किए जाने की संभावना है, तो उस संभावना के आधार पर भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे कहते थे प्रिवेंटिव डिटेंशन। भारी मन से ही सही, लेकिन इसे संविधान में शामिल किया गया, क्योंकि आजाद होने के पहले तो भारतीयों में बड़ी एकजुटता थी, लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए थे तो हम भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लड़ना शुरू कर दिए थे। और तब भारतीयों को यह लग, और तब कानून बना नहीं था, संविधान बना नहीं था, बन रहा था। तब लगा कि अगर इस ऐसा निवारक निरोधक जैसे कानून नहीं होंगे तब तो भारत की स्वतंत्रता को ही खतरा पहुंच जाएगा। इसलिए मजबूरी में ही सही आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान किया गया। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया गया था, लेकिन जल्द ही उसका उपयोग भी और दुरुपयोग भी शुरू हो गया। 1950 में एक मामला आया ए.के. गोपालन का। ए.के. गोपालन बहुत बड़े नेता थे और उन्हें स्वतंत्रता के पहले से ही गिरफ्तार किया गया था। जब 1950 में उनके छूटने का नंबर आया तब उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून जो 50 में ही बना था उसके तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तब वो संविधान के आर्टिकल 21 और 19 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट गए। मैं आपको बता रहा हूं कि सूचना मिली कैसे। सूचना का अधिकार इतनी आसानी से नहीं मिला। सूचना का अधिकार देना तो बहुत दूर, पहले तो स्वतंत्रता ही छीनी जा रही थी। ए.के. गोपालन का केस समझिएगा। तो वो गए संविधान के आर्टिकल 21 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट, और 19 का भी जिक्र किया कि गिरफ्तार करने से मेरे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मेरे घूमने का अधिकार बाधित हो रहा है। और 21 बाधित हो रहा है जिसमें जीवन की स्वतंत्रता दी गई। आर्टिकल 21 की भाषा पे जाइए। आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ही वंचित किया जाएगा। अब यहां पर एक जबरदस्त बहस हुई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पर। दो शब्द वैश्विक संदर्भ में चलते हैं। एक शब्द चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दूसरा चलता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। शॉर्ट में इसका मतलब यह है कि ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि यदि कानून बनाने की प्रक्रिया सही है, अर्थात लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है और प्रॉपर तरीके से राष्ट्रपति की सहमति मिली, तो कानून में क्या लिखा है इसे कोई भी न्यायालय चेक नहीं करेगा। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही हो वो तो ठीक ही है, लेकिन
कानून में क्या लिखा है वो भी सही होना चाहिए, वो भी संविधान की मूल भावना के अनुसार होना चाहिए, और अगर नहीं है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। भारत में सारे मूल अधिकारों को सुरक्षा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से मिली हुई, अर्थात आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता, कानून छीन नहीं सकता, अर्थात प्रक्रिया सही हो लेकिन कानून गलत हो और यदि मूल अधिकारों को छीना जाएगा तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी न्यायपालिका। लेकिन 21 में क्या लिखा है? 21 में लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अर्थात यदि प्रक्रिया सही है तो कानून बनाकर 21 को छीना जा सकता है। AK गोपालन ने कहा यह कैसे संभव है, और अगर यह संभव है तो फिर मूल अधिकार लिखे क्यों है संविधान में? अगर मूल अधिकार संसद की कृपा पर निर्भर है, संसद कानून बनाकर उन्हें कभी भी छीन सकती है, तो फिर लिखे क्यों है मूल अधिकार संविधान में? और दुर्भाग्य है कि न्यायालय AK गोपालन के तर्क से सहमत नहीं हुआ और कहा कि यदि प्रक्रिया अनुसार कानून बनाया गया है और जीवन की स्वतंत्रता उससे छीन ली गई है तो उसे न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। इसके बाद स्वतंत्रता को छीनने का दूसरा प्रयास आपातकाल में हुआ। आपातकाल में मीसा कानून के तहत 1975 में मीसा कानून के तहत कई हजार लोगों को बंदी बना लिया गया था और आपातकाल राष्ट्रपति ने लगाया था। राष्ट्रपति ने अपने आपातकाल में आर्टिकल 359 के तहत एक आदेश जारी किया और कहा कि आर्टिकल 14, 21 और 22 सस्पेंड किए जाते हैं, निलंबित किए जाते हैं, और कोर्ट जाने के अधिकार को भी निलंबित किया जाता है। आपको पता है 32 के तहत कोर्ट जा सकते, तो उसने कहा जब 21 ही समाप्त है तो कोर्ट भी नहीं जा सकते, और राष्ट्रपति के इस आर्डर को कोई चैलेंज ना कर दे, इसलिए इस आर्डर को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची में डालने से न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का मामला चला। उस मामले में उसके पहले लोग हाई कोर्ट गए और कहा कि इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाए। हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली, कई हाई कोर्टों स्वीकार कर ली। सरकार डर गई, सरकार को लगा कि कहीं हाई कोर्ट आर्डर न पारित कर दे, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट को ये रिट स्वीकार करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमने आर्टिकल 21 ही सस्पेंड किया है, तो 21 को बहाल करने की याचिका कैसे स्वीकार की जा सकती है। और दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका के इतिहास का एक ऐसा फैसला आया जिसने न्यायपालिका की छवि को धूल धूसरित कर दिया। 5 जजों की बेंच थी और 5 जजों में 4 जज सहमत हुए सरकार के तर्कों से और कहा कि यदि सरकार कानून बनाकर जीवन की स्वतंत्रता छीनती है तो न्यायालय उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करती। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक जज थे जस्टिस खन्ना, जिन्होंने तर्क लिया, वहां के अटॉर्नी जनरल से पूछा, डे साहब से, कि आप ये बताइए कि यदि कानून आपने बना दिया है और पुलिस के सामने व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए अगर गोली चला दी जाएगी तो क्या तब भी न्यायालय नहीं सुनेगी? तो डे साहब का जवाब था कि जज के सामने भी यदि गोली मार दी जाएगी तब भी आप नहीं सुन सकते। और उस डे साहब ने यह भी कहा, यद्यपि ये आपकी अंतरात्मा और मेरी अंतरात्मा दोनों को कष्ट पहुंचाने वाले तथ्य है, लेकिन सच्चाई यही है कि आर्टिकल 21 कहता है कि यदि प्रक्रिया सही है और कानून कुछ भी है तो आप उसे असंवैधानिक घोषित करने के अधिकारी नहीं है। और जस्टिस खन्ना के अलावा सारे जजों ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। 4-1 से फैसला आया
और उसका दुष्परिणाम जस्टिस खन्ना को भोगना पड़ा। अगले चीफ जस्टिस सीनियरिटी से जस्टिस खन्ना को बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पाए। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि जब भविष्य में कभी लोकतंत्र जीवन की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा होगी तो न्यायपालिका में एक स्मारक जस्टिस खन्ना का भी लगा मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में उनका वो स्मारक लगा हुआ है। उसके बाद एक केस और आया 78 में, मेनका गांधी का केस। मेनका गांधी जब आपातकाल समाप्त हुआ तो मेनका गांधी ने पासपोर्ट बनवाया। सरकार को लगा कि मेनका गांधी पासपोर्ट बनवा के विदेश भागना चाहती है, इसलिए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। और जब जब्त कर लिया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी शामिल, विदेश जाने का अधिकार भी शामिल, और पासपोर्ट जब्त करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। और 7 जजों की ये बेंच बैठी थी। सारे जज मेनका गांधी की तर्कों से सहमत हुए, और जो पुराना केस था गोपालन मामला और जो हैबियस कार्पस केस, उन दोनों के अगेंस्ट न्यायालय गया और उसने कहा कि मौलिक अधिकार प्रक्रिया अगर सही है लेकिन दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानून बनाया गया है तो नहीं छीना जा सकता। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि इसके पहले जो एडीएम जबलपुर का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट की चूक थी, और यह मान लिया कि आप मनमाने तरीके का कानून बनाकर भी, प्रक्रिया सही होने के बाद भी आप मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। और यही वो जजमेंट था मेनका गांधी का, जिसके बाद से स्वतंत्रता लिखा तो था संविधान में, लेकिन स्वतंत्रता देने के प्रति न्यायालय अडिग हुआ, और इसके बाद से ही स्वतंत्रता देने के अलग अलग डिसीजन आने लगे। 1982 में प्रभा दत्त का मामला आया, जिसमें पहली बार न्यायपालिका ने स्वीकार कर लिया कि सरकार की सूचनाओं तक पहुंच होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग। उसके बाद ढेर सारे बीच में और डिसीजन आए। 2003 में एक डिसीजन आया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ का मामला, जिसमें उसने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की यदि जानकारी दी जाती है तो इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान होगी, लोकतंत्र और मजबूत होगा, और इसलिए जानकारी देना, सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19(1)A में दी गई है उसका एक भाग ही। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद 2005 में वो अधिकार हर नागरिक को मिल गया जिसका कि उन्हें इंतजार था। गोपनीयता कानून इतिहास की विषय वस्तु बन गया और सूचना का अधिकार आम जन का अधिकार बन गया। अब आम जन को लोक प्राधिकारी से कोई भी सूचना हासिल करने का अधिकार मिल गया। लेकिन अभी ऐसा जो परिवर्तन था उसमें अभी रोक और भी लगनी बाकी थी। 2012 में एक केस और आया। 2012 में गिरीश देश पांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त का केस आया। उसमें यह लिख दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों के यदि आयकर रिटर्न की जानकारी मांगी जाती है, उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी जाती है, कोई ऐसे आदेश माने जाते हैं जिन्हें वो गोपनीय मानता है, तो उसे गोपनीय माना जाना चाहिए। और सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वो अगर चाहे तो उसकी सूचना ना दी जाए, अर्थात उसकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। और रही सही कसर 2017 में पूरी हो गई। उसके पहले 2017 का मामला बताने के पहले मैं स्वतंत्रता को डिफाइन करना चाहता हूं। स्वतंत्रता के दो मायने, एक स्वतंत्रता वो जो 19 में है, एक स्वतंत्रता वो जो 21 से निकली। 19 की स्वतंत्रता कहती है
कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स होगा। अब वाक एवं अभिव्यक्ति किसके लिए? अर्थात हर नागरिक प्रशासन से सूचनाएं हासिल कर लेगा। आप क्या अभिव्यक्त करना चाहते हो? अगर प्रशासन ने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे आपके कोई अधिकार बाधित हो रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ बोलना चाहते हो। वैसे भी सारे मूल अधिकार राज्य के खिलाफ मिले हुए, ताकि राज्य आपकी स्वतंत्रता का हनन न कर पाए। तो जब राज्य के खिलाफ ही सूचना स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो फिर उस राज्य की सूचना पाने का अधिकार हमारा मूल अधिकार होना चाहिए। क्योंकि वो राज्य अगर हमारे खिलाफ नीतियां बनाए और हम उन नीतियों की जानकारी भी हासिल न कर पाए, तो फिर हम अभिव्यक्त करेंगे क्या? तो अभिव्यक्त करने के लिए सूचना चाहिए। और सूचना किसकी चाहिए? तो सूचना प्रशासन की चाहिए, सूचना शासन की चाहिए, सूचना राज्य से चाहिए। तो सूचना मिलनी चाहिए, तभी हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक कर पाएंगे। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सार्थक तब तक नहीं होगी जब तक शासन के गैर कानूनी काम की सूचना हम तक ना मिले, जब तक इस देश का हर व्यक्ति यह ना जाने कि प्रशासन गोपनीयता की आड़ में हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। तो वो सूचना मिलनी ही चाहिए। और वो सूचना यदि नहीं मिलेगी तो फिर काहे का लोकतंत्र? क्या किताब में लिख देने से लोकतंत्र आएगा? नहीं आएगा। लोकतंत्र तो लिखने से नहीं आता, करने से आता है। और करने के लिए सूचना देनी होगी। इसलिए आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके तहत सूचना के अधिकार को शामिल माना। लेकिन स्वतंत्रता का एक दूसरा पहलू भी। स्वतंत्रता का एक पहलू तो यह है कि हम चाहे तो हम अपनी सूचना दें, चाहे तो हम अपनी सूचना बांटें, लेकिन यदि हम ना चाहें तो हमारी सूचना ना दी जाए। अर्थात यह हमें ही तय करने का अधिकार होना चाहिए कि हमें कौन सी सूचना बांटनी है और कौन सी सूचना गोपनीय रखनी है। अगर हमारी सूचना गोपनीय ही नहीं रह गई तो फिर स्वतंत्रता का दूसरा पैमाना अधूरा रह जाए। हम किसके साथ शादी कर रहे हैं, हमारे कितने बच्चे हैं, हमें पत्नी के साथ कैसे रहना है, हमारे पिता के साथ रिलेशन कैसे होंगे, हमारे बच्चे के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, ये तय करने का अधिकार तो हमें ही होना चाहिए। अर्थात स्वतंत्रता के अंदर अगर आप बृहद रूप से सोचे तो निजता भी शामिल ही होना चाहिए। और 24 अगस्त 2017 को JS खेयर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय जो बेंच बनी, उसने पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को भी शामिल माना और कहा कि गोपनीयता भी स्वतंत्रता का ही भाग है। यदि व्यक्ति की इच्छा के बिना उसकी गोपनीयता छीनी जाएगी तो फिर यह स्वतंत्रता की धारणा का ही उल्लंघन कहलाएगा। अब यहां से एक समस्या आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि काहे की स्वतंत्रता अगर गोपनीयता दे दिया? नहीं, आप गोपनीयता और स्वतंत्रता के बीच यदि संतुलन नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो यह आपकी समस्या हो सकती है। सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करने वाले की मंशा पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हमारी सूचनाएं सारी मार्केट में पहुंच जाएं उसे ही स्वतंत्रता कहेंगे? नहीं, जो हम नहीं चाहें वो नहीं पहुंचे मार्केट में। लेकिन हम नहीं चाहें का मतलब हमें अपने पाप छुपाने की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है
कि इन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। सूचना का अधिकार कहता है कि सूचना चाहे तो मिले, गोपनीयता का अधिकार कहता है कि गोपनीयता बनी रहे, अर्थात सूचना ना चाहे तो ना मिले। आप अगर सामान्य भाषा में इसे समझेंगे तो लग रहा है एक दूसरे के दोनों विरोधी है, लेकिन विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच संतुलन स्थापित करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। तो मैं इसके एक दूसरे पहलू पे भी आपको लेके चलता हूं। आज की डेट में हम आप सब मोबाइल चलाते हैं, सबके मोबाइल में ढेर सारे ऐप डाउनलोड होंगे। उन ऐप को जब आपने डाउनलोड किया होगा तो डाउनलोड करते समय आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आप अपनी गैलरी में, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने फोटो और अपनी पर्सनल फाइल एक्सेस करने की हमें छूट दीजिए, और आप देते हैं छूट, तब आप उस कंपनी का ऐप डाउनलोड कर पाते हैं। इसका मतलब आपकी निजता मार्केट में है, आपको पता हो या नहीं, आपकी निजता मार्केट में है। आज की डेट में आप अपनी निजता राज्य सरकार से भले छुपा ले, लेकिन कंपनियों के पास आपकी निजता गिरवी रखी हुई, और उसकी चिंता ना मुझे है, ना आपको, ना ही न्यायालय कुछ कर पा रहा, ना ही सरकार कुछ कर पा रही। लेकिन चूंकि हमें निजता की आड़ में सूचना के अधिकार को आगे बढ़ने से रोकना है, इसलिए निजता के अधिकार का उपयोग हम राज्य के खिलाफ बखूबी कर रहे हैं। राज्य के खिलाफ हम उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कंपनियों के खिलाफ नहीं। जबकि हमें पता है कि वो कंपनी हमारा अकाउंट भी हैक कर सकती है, वो कंपनी हमारे घर के बहन बेटियों की इज्जत को क्रॉप करके बाजार पे नीलाम भी कर सकती है, लेकिन हम उसे रोकने के लिए आगे नहीं आ रहे। हम तो केवल सरकार के खिलाफ जिन सूचनाओं को देना लोकतंत्र की बहाली के लिए, देश के नागरिकों की स्वतंत्रता की बहाली के लिए आवश्यक है, लेकिन हमें उससे अपने निहित स्वार्थ टकरा रहे हैं, क्योंकि हमने जो कुकर्म किए हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो दुरुपयोग किया है, वो दुरुपयोग सामने ना आए, इसलिए न्यायालय के उस निजता के अधिकार की आदेश की हम खिलाफ टिप्पणी करते हैं, कहते हैं न्यायालय ही ने ही सूचना के अधिकार को पंगु बना दिया है। न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं किया। न्यायालय ने तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार के उस पहलू की भी रक्षा की है, जिस पहलू को एडीएम जबलपुर के केस में रौंदा गया था, जिस पहलू को AK गोपालन के केस में रौंदा गया था। तो स्थिति संविधान की यह है कि संविधान सूचना के अधिकार और स्वतंत्रता दोनों को बहाली करता है, और देश को लोकतंत्र की राह में, स्वतंत्रता की राह में आगे ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। हमें आप सबको न्यायालय का और इस संविधान का और इस व्यवस्था का आभारी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम जब कोई कार्य स्वयं नहीं कर पाते तो हम कोसते व्यवस्था को है, जबकि व्यवस्था नियमों से नहीं, नियमों का पालन करने वाले नागरिकों और लोक सेवा के अधिकारियों से बनती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना नागरिक अपने कर्तव्य निभा रहा और ना ही लोक सेवक, और जो लोग निभा रहे हैं उन्हीं के कारण ही ये देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मेरे ख्याल से सारे पहलू जो मेरी जानकारी में थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, और आधा घंटा मुझे बोला भी गया था, तो वो समय भी पूरा हो गया है। धन्यवाद। धन्यवाद उत्तम द्विवेदी जी, बहुत ही शानदार आपने अपना स्टेटमेंट यहाँ पे रखा है। और नित्यानंद जी यदि आगे देखें। सचिन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, शिवानंद जी अनुमति दें तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा कि वो बिल्कुल मार्गदर्शन करें। आदरणीय सचिन द्विवेदी जी। धन्यवाद सर।